हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? चलिए देखिए, जैसा कि हमने बताया था भाई कि आज से हमारा जो है देखिए 10th का अंतिम प्रयास बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री में चालू करेंगे। तो आज लेकर आ गए भाई इसका पहला क्लास, जिसमें देखिए हम विज्ञान के देखिए फिजिक्स जो है क्लास 10th का, देखिए साइंस में देखिए फिजिक्स का, देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का 1 शॉट करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए तैयारी के बेस के आधार पर देखिए हम बताए थे कि हम इसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 1 शॉट मतलब एक ही क्लास में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और आप लोगों को बता दें कि जो भी अभी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे भाई अपने फ्रेंड के पास, और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि हमारे परीक्षा तक पूरी तैयारी करवाएंगे। बताएं हर सब्जेक्ट के करवाएंगे, ठीक है। हिंदी का अलग चलेगा, मैथ का अलग, अलग अलग टाइमिंग भी बताया गया आपको, सभी क्लास का टाइम है अलग अलग आपका चलेगा, ठीक है। तो आप बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें इसको नहीं। समतल दर्पण से हमेशा आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनता है भैया? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है भाई। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो 2 नियम है। इसके बाद देखिए है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देखिए समतल दर्पण में तो कभी नहीं मिल सकता है, अवतल दर्पण में मिलता है, उत्तल दर्पण में भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो देखिए किसमें केवल होता है? अवतल दर्पण से हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा हमें क्या मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस वस्तु द्वारा देखिए आभास, किस दर्पण द्वारा आभासी? देखिए समतल दर्पण, केवल समतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण से तो मिलता ही है, अवतल दर्पण से भी एक स्थिति में आभासी मिलता है, बाकी समय वास्तविक। उत्तल दर्पण में भी, मतलब तीनों के द्वारा मिल सकता है। उपयुक्त तीनों के द्वारा हमें आभासी प्रतिबिंब उपयुक्त तीनों के द्वारा मिल सकता है, ठीक है। इसमें से तीनों के द्वारा हमें मिल सकता है। आगे देखिए क्या है, देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा देखिए कह रहा है कि एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बिंदु वस्तु के कारण देखिए केवल हमें अवतल दर्पण में समांतर किरण पुंज मिल सकता है। किसमें भैया? अवतल दर्पण में समांतर किरण पुंज मिल सकता है, बिंदु वस्तु है, ठीक है। आगे देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे क्या होगा भैया? त्रिज्या रहेगा। उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? देखिए फोकस दूरी जो होता है, देखिए वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हम लोग पढ़े हैं। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है भैया। क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तब ये फोकस दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तब ये क्या होगा? फोकस दूरी के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। देखिए मोटर गाड़ी में देखिए जो होता है, चालक के सामने मतलब चालक के बगल में जो पीछे देखने वाला शीशा लगा होता है वह क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों? उत्तल दर्पण देखिए हमेशा क्या होता है भैया? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। तो पीछे से आने वाली जो हमारे होंगी चीजें, उसका लेफ्ट राइट सही से दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए होता है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है भाई? देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें इसको नहीं, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है भैया।
आगे देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो देखिए, दाढ़ी बनाने वाले जो शीशे आगे लगे होते हैं वो क्या होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? अवतल दर्पण लगा होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। क्लियर है? क्लियर है भाई। पीडीएफ भी सबको मिलेगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा इसका देखिए, एक वीडियो डाला गया, आप देख सकते हैं चैनल पर ही, कैसे हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, कहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। F बराबर R/2 सत्य है। किस लिए सत्य है भाई? देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। तो देखिए, दोनों प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। वक्रता त्रिज्या का आधा ही होता है भाई। क्या होता है? आधा ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन की तरह अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं भैया? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए भाई, अभिलंबवत पड़ रही है, सीधे अभिलंब पर ही आ रही है। देखिए, अगर देखिए प्रकाश किरण सीधे देखिए इसी पर देखिए आ रही है, इसी पे आ रही है, तो किसी की ओर मुड़ेगी नहीं, सीधे निकल जाएगी। जिस पर आएगी उसी पे क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। जब किसी कोण पर आती तब तो इधर उधर मुड़ती या झुकती, सीधे आ रही तो सीधे क्या होगी? बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है, बिना मुड़े क्या होगी? सीधे सीधे निकल जाएगी। आगे देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? देखिए, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, तो उसको देखने पर पानी का जो नीचे का तल होता है बाल्टी का, वो हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जितना गहराई रहता है वो रियल में नहीं दिखाई देता है, हमें गहराई इतनी है तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होती है? हमें एक ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होती है भाई? ऊपर दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन न होने के कारण, रंग में परिवर्तन कारण, देखिए चाल में परिवर्तन होने के कारण, देखिए सभी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण चाल भी क्या होगा? प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। अब देखिए, जब प्रकाश का चाल बदलता है तो चाल बदलने से उसका मार्ग भी क्या होता है? जो संचरण की दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। आप लोग देखे होंगे, साइकिल चलाते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पीड चलाएंगे फिर भी साइकिल इधर उधर करता है, एकदम स्लो चलाएंगे फिर भी साइकिल सीधे नहीं जाएगा इधर उधर। एक मतलब एक्चुअल चाल एक समान चाल से चलता है जब साइकिल, तो सीधे चलता है। तेज चलाएंगे खूब तब भी हैंडल थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, और एकदम स्लो चलाएंगे तब भी सीधे नहीं जा सकते, इधर उधर करेंगे। तो चाल बदलने के कारण वह अपने मार्ग से विचलित होता है, मतलब अपवर्तित होता है। आगे देखिए, प्रकाश का एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है, में यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R किसके बराबर होता है? देखिए, n बराबर देखिए होता है 1 n2, और ये क्या होता है? साइन I के बटे क्या होता है? साइन R। ठीक है, और इसके बराबर देखिए क्या होता है? n2 बटे n1 हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? n2 के बटे n1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n2 बटे n1। क्लियर है?
आगे देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई? सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जिसे धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में लटका क्या होते हैं, कस होते हैं। जैसे डॉक्टर लोग ऐसे देखते हैं ना, कोई चीज़ छोटी चीज़ देखनी होती है, या तो जो घड़ी वड़ी बनाने वाले होते हैं छोटे पुर्जों को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। इसकी मोटाई सभी जगह समान होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। देखिए बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। यह देखिए क्या होगा, बीच की अपेक्षा, देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है भैया, बीच में मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। आगे देखिए उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी होती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए भैया कह रहा है कि उत्तल लेंस है, पहले तो लेंस कौन सा है, देखिए उत्तल लेंस है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका क्या प्रकाशिक लेंस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश। अब देखिए इसके बीच में जब वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब देखिए जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखिए पहला किरण समांतर जाएगा, फोकस से चला जाएगा, दूसरा प्रकाशिक किरण से फैल रहा है तो इसके देखिए हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, सीधा बनेगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए पहले तो सीधा बन रहा है तो उल्टा वाला दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। सीधा सीधा, सीधा में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। सीधा है तो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है भैया, काल्पनिक होता है, ठीक है, हमेशा काल्पनिक होता है। आगे देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। देखिए भाई अवतल लेंस है तो देखिए यह बराबर -20 आ जाएगा। अब देखिए क्षमता देखिए P बराबर क्या होता है, 1/F मीटर में, या तो हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 के बटा क्या हो जाएगा, F। अब ये किस में आ जाएगा, देखिए भैया सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 100 के बटा -20 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, -5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा भैया, माइनस में देखिए आ जाएगा, -5 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, -5 डायोप्टर, ठीक है। आगे देखिए किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। केवल मतलब प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा, सही, अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब दर्पण की बात होगी तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब लेंस की बात होगी तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे देखिए एक लेंस की क्षमता कितनी है, देखिए 5 डायोप्टर है, ठीक है। यह होगा, यह लेंस कैसा होगा भैया, यह लेंस 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, पहले देखिए प्लस में दिया है तो उत्तल रहेगा, तो ये दोनों देखिए क्या हो गए, गलत हो गए, बचे उत्तल, क्योंकि प्लस में दिया तो उत्तल। अब देखिए P का मान दे दिया, देखिए +5 डायोप्टर। अब देखिए यह बराबर क्या होगा, 100 के बटा क्या हो जाएगा, P, मतलब 100 के बटा क्या हो जाएगा, 5, तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। यहाँ देखिए 5 मीटर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होगा। क्या होगा भैया, उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस में दिया है तो प्लस में उत्तल लेंस होता है। आगे देखिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। फिर देखिए भाई F का मान दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर, तो P बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 100 के बटा F सेंटीमीटर में, मीटर में रहेगा तो 1/F होगा। तो देखिए 100 के बटा 25 कर दो, ये क्या आ जाएगा भैया, 4 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर। ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 डायोप्टर। क्लियर है, 4 डायोप्टर। चलिए अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का जितना महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था भैया, हो गया। अब हम चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलने से पहले हम चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े भाई, जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें भाई, लाइक और शेयर करते चलिए। आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, फिर मतलब क्या निकलेगा, बिल्कुल फ्री में ये आपका पूरा क्लास चलाया जा रहा है 1 महीने सभी सब्जेक्ट का,
तो आप लोग भाई लाइक शेयर इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो देखिए हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या है भाई? दो नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और ये दो नियम देखिए क्या होता है। देखिए पहला देखिए रहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, सही यहां परावर्तित है ना। देखिए परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं भैया? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए क्या रहेगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होगा भैया? हमेशा बराबर होगा। ये परावर्तन के नियम है। ये क्या है? परावर्तन का नियम है। दो नियम है, पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ में लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही ऐप पे, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम पर भी मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह। आगे देखिए भाई, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए भैया। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो देखिए हम लिखेंगे, देखिए भाई केवल बताना है, तो देखिए हम लिखेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में निम्नलिखित, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखिए। देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसे कर दीजिए, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, मतलब देखिए कह रहा है कि जो गोली दर्पण की फोकस दूरी है एफ है, वो देखिए वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा? आधा के बराबर होगा। फोकस दूरी क्या होगा भैया? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, चलिए भाई, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक दर्पण की फोकस दूरी यह बराबर -15 सेमी है, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी क्या, देखिए -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? तो देखिए हम लिखेंगे भैया फोकस दूरी ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, अतः
यह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा भैया? अवतल दर्पण होगा। ठीक है। ऋणात्मक में फोकस दूरी अवतल दर्पण में ही आता है, और धनात्मक रहेगा तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगर धनात्मक दे देगा तो ये क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए भाई, साल्व देखिए कर दिया गया, सीधे सीधे देखिए यफ का मान देखिए, यफ बराबर देखिए 20 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो सीधे सीधे देखिए क्या होता है भाई, यफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, r/2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 20 के बट्टा 2 मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आप लोग पढ़े ही हैं, अभी पढ़े हैं, देखिए यही पढ़े ना, क्या कहते हैं देखिए, यह बराबर r/2। जब इसका देखिए वक्रता त्रिज्या दे दिया 20, तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए हम तीनों को एक एक लाइन लिख देते हैं। देखिए पहला देखिए क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी देखिए क्या है? देखिए भाई, इसमें से होकर प्रकाश का पूरा पूरा भाग निकल जाता है। ठीक है, इसमें से प्रकाश का संपूर्ण भाग निकल जाता है। निकल जाता है। ठीक है, इसमें से प्रकाश का संपूर्ण भाग निकल जाता है। जैसे देखिए क्या है? देखिए हमारा वायु, ठीक है, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच। ठीक है, ये सब क्या है भाई? ये सब देखिए पारदर्शी हो गए। पहला हो गया देखिए पारदर्शी। अब हम पारभासी लिखेंगे। पारभासी देखिए, दूसरा क्या है? देखिए भाई, पारभासी। पारभासी में देखिए क्या रहेगा? इसमें से देखिए होकर के प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है। आंशिक मतलब प्रकाश का कुछ भाग निकल जाएगा और कुछ भाग रुक जाएगा। तो हम देखिए लिखेंगे, इसमें से प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है। ठीक है, इसमें से होकर प्रकाश क्या होता है? आंशिक रूप से निकलता है भाई, संपूर्ण भाग नहीं निकल पाता है। जैसे में देखिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिए घिसा हुआ कांच, घिसा कांच। ठीक है, कांच अगर घिसा रहता है दीवार पर तब भी साफ साफ नहीं उसमें दिखाई देता है। रंगीन कांच, रंगीन रहेगा तब भी हमें क्या होता है? साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तेल हो गया, तेल से भीगा कागज हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे पारभासी होते हैं। इसके बाद देखिए क्या आएगा? देखिए भाई, तीसरा देखिए क्या रहेगा? देखिए हमारा तीसरा देखिए रहेगा अपारदर्शी, है ना? क्या है भैया? अपारदर्शी। अपारदर्शी देखिए क्या होता है भैया? देखिए अपारदर्शी देखिए, इसमें से प्रकाश नहीं निकल पाता है। इसमें से प्रकाश नहीं निकल पाता, इसमें से प्रकाश निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे रहेगा। जैसे देखिए भाई, दीवार है, दीवार, लकड़ी, ठीक है, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है? देखिए ये सब हमारे भाई अपारदर्शी। लोहे में से प्रकाश नहीं निकल सकता, लकड़ी में से आर पार नहीं हो सकता। तो ये क्या है? अपारदर्शी। मतलब जिसमें से प्रकाश का पूरा पूरा भाग निकल जाएगा वो पारदर्शी होगा। जिसमें प्रकाश का आंशिक रूप से मतलब आधा भाग निकलेगा, आधा रुक जाएगा, वो क्या होगा? पारभासी। जिसमें से पूरा भाग रुक जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, वो क्या होगा? अपारदर्शी होगा। तो ये देखिए तीन अलग अलग प्रकार हैं।
इसके बाद देखिए हम देखेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या लिखे भाई, अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए दो कॉलम बना लेंगे। एक में लिख लेंगे हम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक में देखिए क्या लिखेंगे भाई, देखिए उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण में जब हम पहला पॉइंट लिखेंगे तो देखिए इसमें लिखेंगे भाई पालिश उभरे तल पर होती है। क्या होती है भाई, उभरे तल पर होती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, देखिए पालिश दबे तल, दबे तल पर होती है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में जो पालिश होती है उभरे तल पर होती है, उत्तल दर्पण में पालिश क्या होती है, दबे तल पर होती है। इसमें देखिए, इसमें देखिए वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए क्या रहेगा भैया, केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें देखिए हम क्या लिख देंगे भाई, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, देखिए इसमें ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसमें देखिए क्या रहता है भाई, देखिए इसमें देखिए हम लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया अवतल और उत्तल दर्पण में क्या हो गया भैया, अंतर हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। क्लियर है, बोलिए क्लियर है भाई। 3 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें, तीनों का विशेषता लिख दिए, साथ साथ क्या हो गया, अंतर हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि यह बराबर r/2, अवतल दर्पण में यह बराबर r/2 को सिद्ध करना है भाई। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए भाई एक पहले देखिए हम बना लेंगे, देखिए अवतल दर्पण ऐसे, ठीक है। देखिए अब देखिए इसमें देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, ठीक है, और ये केंद्र है। चलिए अब देखिए यहां से देखिए एक मान लीजिए कि प्रकाश किरण, देखिए क्या हो रहा है, देखिए देखिए ये देखिए जो है ना अभिलंब का कार्य करेगा, ठीक है। और देखिए अगर एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये देखिए अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तब देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए इसको हम कोण 1 नाम देंगे, इसको कोण 2 नाम देंगे, इसको कोण 3 नाम, ठीक है। तो हम देखिए क्या लिखेंगे भाई, देखिए माना एक अवतल दर्पण, देखिए माना एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है,
आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। अब देखिए ये यहाँ पर कहाँ टकराएगी, देखिए बिंदु यम पर टकराएगी, ठीक है। और देखिए दर्पण तथा दर्पण पर बिंदु यम से टकराकर कहाँ से चली जाएगी, देखिए फोकस से चली जाती है, फोकस से चली जाती है, यम से टकराती है और फोकस से चली जाती है, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे, देखिए भाई चित्र से देखिए हमको क्या मिलेगा, देखिए चित्र में देखिए हमको मिलेगा क्या, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 मिलेगा। ये किससे, देखिए भाई परावर्तन से, ये किससे, देखिए परावर्तन से। परावर्तन के नियम में देखिए क्या होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं भैया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए प्रकाश किरण आ रही है और ये वापस जा रही है, बीच में एक आपतन कोण बनेगा और एक परावर्तन कोण बनेगा, और आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया। और देखिए हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 लिखेंगे, ये किससे आ जाएगा, देखिए एकांतर कोण, ये किससे देखिए आ जाएगा भैया, एकांतर कोण से। देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, देखिए ये प्रकाश किरण देखिए क्या हो रही है, सीधे जा रही, समांतर दोनों है, एक तिर्यक रेखा काट रही, ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर हो जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, देखिए एक एक कड़ी आएगा, कोण 2 बराबर कोण 3। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज CFM में हमको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर देखिए जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर, देखिए 2 और 3 बराबर है, 2 के सामने की भुजा CF, तो हम क्या लिख देंगे, देखिए CF बराबर, देखिए 3 के सामने की भुजा क्या आ जाएगा, FM, ठीक है। हम लिख देंगे यहां पे, देखिए बराबर कोण के सामने की भुजा, ठीक है, बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। फिर से देखिए पहले देखिए चित्र में, देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्या है, परावर्तन के नियम से। फिर कोण 1 बराबर कोण 3 है, एकांतर कोण से, मतलब कि 2 और 3 भी बराबर है। अब किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर है तो दोनों कोण के सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, भुजा को बराबर दिखा दिए। अब हम देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, क्या हो जाए भैया, छोटा हो जाए, तब देखिए क्या आ जाएगा भाई, यम P के समीप चला जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, समीप आ जाएगा। यम क्या होगा भैया, P के समीप चला आएगा, ठीक है, यम देखिए P के समीप चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे भाई देखिए जब ये आ जाएगा, यम P के समीप चला जाएगा, कैसे, देखिए भाई देखिए कह रहा है कि देखिए जब इसका द्वारक छोटा हो जाएगा तो ये यम क्या होगा, P के पास चला आएगा। तो देखिए जब P के पास आ जाएगा तो चाहे हम FM बोले चाहे FP, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे ना, दोनों बराबर। तो हम लिखेंगे देखिए तब FM बराबर क्या हो जाएगा, FP, लगभग में FM बराबर FP। अतः अब देखिए हम ये मान जब यहां रखेंगे, देखिए भाई यहां तो देखिए CF बराबर FP आ जाएगा, देखिए CF बराबर FP। अब देखिए दूरी मापने के लिए हमेशा ध्रुव होना चाहिए, ध्रुव से ही मापेंगे। P तो यहाँ है ध्रुव, CF में देखिए नहीं है। CF को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा CP माइनस FP लिख सकते हैं,
क्योंकि P आना चाहिए। तो देखिए हम CF को लिख सकते हैं CP माइनस FP बराबर FP। तो देखिए दोनों FP को एक साइड करेंगे तो 2FP बराबर CP। अब देखिए FP बराबर क्या हो जाएगा CP के बटा 2। अब देखिए यहाँ पे हमको यहीं पे देखना है। देखिए FP क्या है, देखिए भाई FP बराबर देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी F, और देखिए CP देखिए क्या है, ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगा R। तो हम लिख देंगे देखिए F बराबर क्या हो जाएगा R/2। यही हमको लेकर के आना था, यही लेकर के देखिए क्या है आना था भाई, क्या है F बराबर R/2 निगमन करना था। इसको आप लोग दोहरा लेंगे, तैयार कर लेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं, छोटा सा है डेरिवेशन एकदम, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए भाई एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो मतलब देखिए हमको दिया है, देखिए यह बराबर -20 दे दिया है, क्या दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और देखिए दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखा है, मतलब U का मान क्या है, देखिए -30 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमसे पूछा है प्रतिबिंब भी बराबर कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए भाई हम प्रतिबिंब कहां बनेगा देखेंगे, तो देखिए प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब देखिए हम जानते हैं 1/F बराबर 1/V माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है U। तो देखिए हम यहाँ पे मान रख देंगे, देखिए 1/V बराबर देखिए क्या आ जाएगा 1/F माइनस 1/U में हम रखेंगे माइनस 1/20 प्लस में देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। देखिए U का मान यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/V बराबर देखिए एलसीएम तो आ जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60। यहाँ देखिए 20 × 60, 30 दूना 60, तो 1/V बराबर देखिए कितना आ जाएगा भैया -1/60, और V बराबर क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे देखिए प्रतिबिंब 60 सेमी दूरी पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 60 सेमी दूरी पर बनेगा, पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए हम देखेंगे किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखिए क्या है दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन भी है, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेमी पर 3 सेमी ऊंची एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार, साइज तथा उसका स्वरूप निकालें, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर देखिए क्या है, देखिए 30 सेमी दूरी पर पहले देखिए हम ये देखिए हम मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए ये देखिए हम इसको ए बी कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइपिंग में देखिए दोनों एक साथ कर दिए ए और बी, ठीक है, दो क्वेश्चन। हम देखिए पहले ए नंबर वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ए नंबर वाले में देखिए क्या दिया है, देखिए ए नंबर वाले में देखिए दिया है किसी वस्तु के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए यू का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है 40 सेमी दूरी पर, देखिए भी बराबर देखिए पीछे बनता है मतलब प्लस में आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो बताइए फोकस दूरी निकालिए, देखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U करेंगे हम, तो देखिए 1/40 माइनस 1/30 आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1/F बराबर देखिए कितना, देखिए आ जाएगा भाई 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 120, और देखिए 40 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 3, और 30 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखिए भाई 1/F बराबर देखिए आ जाएगा कितना, देखिए -1/120। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी फोकस दूरी देखिए आ जाएगा यह बराबर देखिए 120 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस में
120 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? 120 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद देखिए हम बी नंबर वाला सॉल्व करेंगे। देखिए बी नंबर वाले में देखिए क्या दिया है, देखिए भाई बी नंबर वाले में देखिए हमको जो है दे दिया है, क्या क्या दे दिया है देखिए। बी नंबर वाले में देखिए भैया हमको दिया है, क्या दिया है देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, यह बराबर देखिए 6 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा, उत्तल दर्पण है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, दर्पण से 7.5 सेमी पर 3 सेमी एक वस्तु रखी गई थी। देखिए दर्पण से कह रहा है 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर, देखिए u बराबर देखिए माइनस में रहेगा, देखिए 7.5 सेंटीमीटर, और देखिए ओ का मान क्या रहेगा, देखिए 3 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचा वस्तु रखा गया है। तो देखिए हमसे क्या क्या पूछा, देखिए v और i, v का मान क्या होगा और i का मान भी क्या होगा भैया, दोनों पूछा है, v और i दोनों का मान पूछा है। ठीक है, तो v और i दोनों का मान देखिए हम कैसे, पहले देखिए हम v निकाल लेंगे। v निकालेंगे कैसे, देखिए हम निकालेंगे, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से देखिए आ जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f का मान देखिए कितना भाई, 1 देखिए 6 है और 7.5 है, क्या आ जाएगा देखिए 1/6, और देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/7.5। ये देखिए आ जाएगा सीधे सीधे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और प्लस में देखिए 10 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10/75। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/6 प्लस 5 से काट दे तो 2 कितना आ जाएगा देखिए 15। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 90 आएगा, एलसीएम देखिए 30 आ जाएगा ना, 30, तो देखिए 6 पंजे 30 और 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 आ गया, कितना आ जाएगा 9/30 आ जाएगा। अब देखिए v बराबर देखिए क्या आ जाएगा 30 के बट्टा 9, मतलब सीधे सीधे आ जाएगा देखिए 10 के बट्टा 3 आ जाएगा, मतलब 1.34, सही 3.34 ना, 3.34 सेंटीमीटर। ये देखिए v का हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे भाई, देखिए यम बराबर आई के बट्टा ओ बराबर v बट्टा u से देखिए क्या आ जाएगा, देखिए आई बराबर देखिए क्या हो जाएगा v बट्टा u इंटू ओ। v का मान देखिए कितना है, देखिए आया 3.34 आया है, बटे में कितना आया देखिए 7.5, गुड़े ओ का मान कितना है, देखिए ओ का मान दिया है, देखिए सवाल में कितना दिया है, देखिए 3 दे दिया, कितना दे दिया देखिए 3। तो अब बताइए भाई 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 2.5 बार में कटेगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए 2.5 है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 का गुणा कर दें 33.4 के बट्टा 25, 25 एकम 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा देखिए 8 10 दशमलव लगाएंगे 4 हो जाएगा 84, फिर 25 तिया 75, फिर देखिए कितना बचेगा देखिए भाई 9 बचेगा ना, फिर 90 होगा, फिर देखिए 25 तिया 75, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखिए वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है और प्रतिबिंब की दूरी। देखिए हमको क्या क्या दिया था, देखिए फोकस दूरी दिया था, वस्तु को दूरी दिया था, वस्तु का लंबाई दिया था। पहले देखिए हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिए इस सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिए, ये आ गया। फिर उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक उत्तल लेंस की, देखिए यहाँ पे क्या दिया है भाई, देखिए सही है दर्पण है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। भैया लेंस की शक्ति ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखिए एफ का मान देखिए दे दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्लस में आएगा भैया। देखिए देखिए शक्ति जो होता है देखिए, ठीक है शक्ति ना, ठीक है क्षमता, तो ये देखिए P बराबर देखिए क्या होता है 1/f मीटर में
या तो हम लिख सकते हैं 100 के बटा एफ। अब ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो P बराबर देखिए 100 के बटा क्या कर देंगे हम, 25 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 डायोप्टर। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 डायोप्टर। ठीक है, 4 डायोप्टर। आगे देखिए, एक अवतल लेंस की शक्ति कितनी है, देखिए -2 डायोप्टर है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, और देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, देखिए ए और बी, क्या हो गया, ए और बी हो गया 2 क्वेश्चन। हम देखिए पहले ए नंबर सॉल्व करेंगे भाई। इसमें देखिए हम पहले ए नंबर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है। देखिए P बराबर देखिए -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए P बराबर देखिए हम पढ़े, देखिए 1/F मीटर में। तो देखिए F जब मीटर में करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 1/P। अगर देखिए हम F को सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 1/ देखिए क्या आ जाएगा भैया, देखिए ये आ जाएगा, देखिए P गुणे 100। तो देखिए ये आ जाएगा 100 के बटा -2, मतलब क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। देखिए पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो देखिए हम बी नंबर देखिए सॉल्व करेंगे। तो बी में देखिए हम क्या लिखेंगे भाई, देखिए हम लिखेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब अपने मार्ग से विचलित होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भैया, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब उसका मार्ग परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भैया। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हो गया देखिए ए और बी दोनों का आंसर। आगे देखिए क्या है, देखिए भाई आगे देखिए कि वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, फिर स्नेल का नियम क्या है। 2 देखिए इसमें क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई देखिए इसमें भी देखिए ए और बी 2 देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए भाई हम क्या करेंगे, देखिए वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो देखिए हम पहले देखिए ए नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ए नंबर में देखिए है कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग में कितनी होती भाई, देखिए लगभग में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अतः यह कितना चलता है, देखिए 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है।
तय करता है। 1 सेकेंड में क्या करेगा, इतना दूरी तय करेगा। दूसरा देखिए स्नेल का नियम क्या है, देखिए स्नेल का नियम देखिए क्या होता है। देखिए भाई हम देखिए ये संकेत में दे दिया है, देखिए बी के संकेत में दे दिया है, ठीक है। बी का देखिए उत्तर यही है, लेकिन इसको हम देखिए थोड़ा ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखिए बी नंबर को हम देखिए लिखेंगे, देखिए दो माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, एक नियतांक होता है। देखिए कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई के बटे देखिए साइन आर बराबर क्या होता है, यन मतलब नियतांक होता है। क्या होता है भैया, नियतांक। और इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं भैया, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन था। देखिए प्रकाश में वायु 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी चलता है, ये हो गया। दूसरा था स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में ये भी लिख सकते हैं, ये दिया है संकेत में, ये भी लिख सकते हैं, या तो ये भी देखिए है, ठीक है, बी नंबर वाले में। आगे देखिए क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं भाई, हमको जो 10th में पढ़ना है 2 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये पढ़ने के लिए तो 6 आएंगे आगे, लेकिन अभी हमको 10th के एग्जाम के बेस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या होता है भैया, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस देखिए क्या होता है, देखिए यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। यह बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा देखिए हमारा है उत्तल लेंस है। क्या है भैया, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस देखिए क्या होगा भैया, यह देखिए उल्टा हो जाएगा। देखिए किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा, किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, ठीक है। अब देखिए भाई हम बनाकर देख लेते हैं। देखिए ये देखिए इस प्रकार से देखिए रहेगा, ऐसे देखिए ये देखिए क्या है, अवतल लेंस है, और ये क्या है देखिए हमारा, ये उत्तल लेंस है। इसका नाम देखिए हम क्या रख देंगे भैया, ये देखिए अवतल लेंस, ठीक है। और ये देखिए क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस देखिए क्या है, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। लेकिन उत्तल लेंस उल्टा हो जाएगा, वह किनारों पर पतला होगा और बीच में क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए है क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण को एक बिंदु पर अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब मिलाता है भैया, अभिसारित करता है, ठीक है। क्या करता है? अभिसारित करता है, एक बिंदु पर अभिसारित करता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक देखिए क्या होता है भैया, देखिए, लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है भैया? डायोप्टर होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का यस आई मात्रक डायोप्टर होता है। अगर देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ दे आपसे कि लेंस की क्षमता क्या है, अगर इसी में लेंस की क्षमता भी पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे, देखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। फोकस दूरी किस में हो भैया? मीटर में हो, ठीक है। अगर देखिए पूछेगा हमसे इसका परिभाषा भी तो हम लिख देंगे, लेंस की क्षमता जो होती है, देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जब इसकी फोकस दूरी मीटर में हो मतलब P बराबर 1/F करेंगे। जब फोकस दूरी मीटर में हो, इसी का मात्रक क्या होता है भैया? डायोप्टर। डायोप्टर, इसी को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ठीक है। अगला देखिए है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, या तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन देखिए क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। हम लिखेंगे, देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं भैया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें भी देखिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखिए भाई, नोट में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो अभिलंब से दूर हट जाता है, हट जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाता है। और जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, देखिए दो कंडीशन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा भाई, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसको देखिए हम चित्र के अनुसार ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये सघन है और ये क्या है, विरल माध्यम। अब कहेंगे कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम में क्या है, तो देखिए दो माध्यमों में जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह विरल कहलाता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन कहलाता है। ये देखिए क्या रहेगा, हमारा अभिलंब रहेगा। क्या रहेगा, देखिए ये हमारा अभिलंब। अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, देखिए आपतित होगा। ठीक है, ये देखिए आई कोण पर देखिए ये क्या है भाई, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण है तो ये क्या रहेगा, देखिए अपवर्तन सही आपतन कोण रहेगा, आपतन कोण। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, देखिए इस प्रकाश को देखिए जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन ये जाएगा किधर, देखिए जब सघन से विरल में जाएगा, देखिए सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तब ये देखिए क्या होगा, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट के इधर चलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसे देखिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए आर से व्यक्त करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण आ जाएगा, आर से व्यक्त करेंगे। क्लियर है, अपवर्तन कोण आर से व्यक्त करेंगे। तो ये देखिए हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखिए दो है भाई, देखिए अपवर्तन के दो नियम है। क्या है, दो नियम, जैसे परावर्तन के थे वैसे ही देखिए अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम देखिए सिंपल सा रहेगा, पहला देखिए क्या रहेगा, पहला देखिए ये है ना, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला देखिए क्या रहेगा, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या होंगे भैया, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए क्या है, उसमें देखिए ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरे में हम क्या करेंगे भाई, स्नेल का नियम लिख देंगे। स्नेल का नियम, जो हम स्नेल का नियम लिखे थे वही लिख देंगे।
ठीक है। मतलब इसमें देखिए हम जो ये स्नेल वाला नियम लिखे थे वही नियम यहाँ भी लिख देंगे भैया। अभी देखिए हम लिखे थे ना, कुछ क्वेश्चन पहले देखिए हम लिखे थे, स्नेल का नियम लिखे थे ना कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही दूसरा नियम होता है। यही क्या होता है, यही देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में हम वही स्नेल का नियम ला करके लिख देंगे भाई, स्नेल का नियम ला करके लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करना, देखिए भाई फिर हम वही करेंगे। देखिए यहां पर देखिए उत्तल लेंस रहेगा और यहां पर देखिए क्या होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस जैसे हम लोग दर्पण में लिखे थे वही यहां भी कर देंगे उसी प्रकार। देखिए उत्तल लेंस देखिए क्या होता है भाई, देखिए यह बीच में क्या होता है भाई, मोटा, किनारों पर क्या होता है, किनारों पर पतला होता है, पतला होता है। ठीक है, और इसमें हम देखिए क्या लिख देंगे भाई, इसमें देखिए हम लिखेंगे यह बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है, मोटा होता है। ठीक है, यह बीच में पतला होता है, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। अगला देखिए क्या रहेगा, देखिए दूसरा देखिए, यह देखिए यह अभिसारी प्रकृति होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, होता है। ठीक है, मतलब यह किरण को इकट्ठा करता है और ये देखिए क्या होता है भाई, किरण को फैलाता है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यह अपसारी, अपसारी लेंस होता है, अपसारी प्रकृति का। ठीक है, अब देखिए तीसरा लिखेंगे, देखिए भाई इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और इसकी क्या रहेगी, देखिए फोकस दूरी क्या होगी भैया, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए एक और लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रतिबिंब आभासी वास्तविक दोनों होता है। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों होता है। क्या होता है भैया, दोनों होता है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, देखिए इसमें देखिए रहेगा प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। तो ये हो गया अंतर, देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या आ गया भैया, देखिए ये अंतर आ गया। चलिए आगे देखिए, देखते हैं। देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। फिर किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। ठीक है, उत्तल लेंस के देखिए प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को क्या करना है, समझाना है। और इसके पहले देखिए इसमें दो क्वेश्चन हो गया, देखिए ए और बी करके दो क्वेश्चन हो गए भाई। तो दोनों को हम देखेंगे अलग अलग। चलिए तो देखिए पहले हम ना ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं भैया, ए नंबर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ए नंबर देखिए हो चुका है पीछे, ये देखिए पीछे कुछ क्वेश्चन पहले देखिए हो चुका है। कहाँ पर देखिए हुआ है, देखिए भाई ए जस्ट देखिए ये लेंस की देखिए हम क्षमता भी लिख दिए हैं। लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है,
और इसका मात्रक भी हो गया, क्षमता और मात्रक दोनों हो चुका है भाई। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले लिख लिए थे, ये जो ए नंबर वाला था ये क्वेश्चन देखिए हो चुका है। अब हम बी वाला देखेंगे। देखिए बी वाले में देखिए हमको क्या देखना है। देखिए किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस को समझाइए। किरण आरेख द्वारा, देखिए हमको केवल किरण आरेख द्वारा बताना है। तो देखिए ये देखिए क्या है भाई, देखिए पहले हम देखिए लिखेंगे। देखिए कि मुख्य अक्ष पर देखिए मुख्य अक्ष पर वह बिंदु उत्तल लेंस में जहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती है भैया? समांतर हो जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, प्रथम फोकस कहलाती है। प्रथम फोकस कहलाती हैं। ठीक है, प्रथम फोकस कहलाती हैं। अब देखिए अवतल लेंस में देखिए क्या होगा भैया। अवतल लेंस में जिसकी ओर आती किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, प्रथम फोकस कहलाता है। अब देखिए भाई हम दोनों का चित्र के द्वारा समझेंगे। तो देखिए दोनों में हम चित्र बनाएंगे। तो देखिए पहले हम ना उत्तल लेंस का बना लेते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या कर रहा है, देखिए एक ऐसा बिंदु रहेगा, एक ऐसा बिंदु होगा। ठीक है, इसे हम F1 कहेंगे। जहाँ से देखिए चलने वाली जो किरणें होंगी, देखिए यहाँ से देखिए जितने भी किरण चलेंगी सब अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये सब किरणें क्या हो जाएंगी भैया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। अगर हम बात करें देखिए अवतल लेंस की, किसकी बात करें भैया, देखिए अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा बिंदु रहेगा। ठीक है, F1, जिसकी ओर देखिए किरण आती रहेंगी। देखिए किरण देखिए केवल इसकी ओर आ रही हैं, इस पर आती नहीं है। ठीक है, देखिए किरण केवल क्या होता है, देखिए भाई किरण केवल इसकी ओर आती हैं और ये क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। तो देखिए कह रहा है उत्तल लेंस में वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस में जिसकी ओर आती हुई किरण, देखिए किरण उस पर आ नहीं रही है, डॉट लाइन दिखाया गया है, मतलब किरण इसकी ओर चल रही थी, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रथम फोकस। अगला देखिए क्या है भाई, एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य यदि वायु में भाई, ठीक है, देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। तो देखिए द्रव में प्रकाश की चाल, देखिए भाई हमको देखिए C बराबर देखिए दे दिया है 3 × 10⁻, ठीक है, देखिए 8 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए क्या दे दिया, देखिए भाई n का मान दे दिया है, देखिए कितना दे दिया है 1.46। तो v का मान क्या होगा, v
v का मान क्या होगा? तो देखिए हमारा फार्मूला होता है n बराबर c के बट्टे v, तो v बराबर क्या हो जाएगा? c के बट्टे n, मतलब देखिए 3 के गुणे 10 के घाते 8 बटे क्या हो जाएगा? 1.46 भाग देंगे, लगभग में कितना जाएगा भाई? 2 बार जाएगा, फिर दशमलव कितनी बार जाएगा? देखिए अगर हम देखिए 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा देखिए 8, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा? देखिए लगभग में देखिए चला जाएगा ये 5 बार, ठीक है। पूरे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ जाएगा, द्रव में प्रकाश की चाल ये हो जाएगी। क्लियर है? देखिए बस यही करना था, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। लेंस से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु देखिए क्या है को रखा गया। प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन निकालिए। देखिए भाई पहले तो देखिए हम क्या निकाल देंगे? देखिए हमको एफ का मान देखिए दे दिया है 10 सेंटीमीटर प्लस में रखेंगे, क्योंकि ये देखिए क्या है भैया, क्योंकि ये हमारा देखिए क्या है, यह हमारा देखिए है उत्तल लेंस है, ठीक है। इसके पहले भी देखिए उत्तल लेंस का कुछ सवाल हो चुका है क्या? अच्छा नहीं, चलिए दर्पण का हुआ है ना, ठीक है ठीक है। चलिए भाई दर्पण का हुआ है, तो देखिए और क्या देखिए हुआ है भाई? देखिए लेंस से 15 सेमी, देखिए यू का मान देखिए -15, वस्तु हमेशा माइनस में होता है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे? देखिए v बराबर क्या होगा? तो देखिए हम लिखेंगे 1/f बराबर क्या होगा? 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? माइनस में होता है, दर्पण के लिए प्लस में होता है भैया। लेंस के लिए माइनस है तो देखिए हम रख देंगे, क्या रख देंगे? देखिए 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u रखेंगे। f का मान देखिए कितना है? 1/10, और माइनस में देखिए क्या आ जाएगा? 1/15, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 1/v बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 30, 10 तिहाई 30 माइनस 2, 1/v बराबर क्या आ जाएगा? 1/30। तो v बराबर देखिए क्या आ जाएगा भैया? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस में आया है मतलब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो देखिए हम लिखेंगे भाई, देखिए प्रतिबिंब 30 सेमी दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका आवर्धन भी देखना है। देखिए आवर्धन देखिए क्या होता है भैया? आवर्धन देखिए क्या होता है? देखिए m बराबर देखिए -v/u होता है। तो देखिए कितना आ जाएगा? v का मान देखिए -30 के बट्टा माइनस क्या हो जाएगा? 15 कट के क्या हो जाएगा? 2। आवर्धन क्या हो जाएगा? 2, मतलब 2 गुना लंबाई का बनेगा। 15 सेमी दूरी पर है तो ये 2 गुना लंबाई पे बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक, ठीक है, फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेमी दूरी पर एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए, ठीक है। प्रकृति और स्थान देखिए ये आपको देखिए क्या है भाई? देखिए 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस, ठीक है। देखिए एफ का मान देखिए -15 दे दिया, और देखिए यू का मान देखिए दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर माइनस में। अब आपको निकालना है भी का मान निकालना है, तो देखिए आप भाई ये कर लेंगे, ये आपके लिए है, HW है, ठीक है। ये आपके लिए देखिए हम सब मान रख दिए, सूत्र वही लगेगा। देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगेगा, ठीक है। यही सूत्र लगेगा, इसी सूत्र पे आपको मान रखना है, f का u का रखना है, v का मान निकालना है, ठीक है। एक पतले लेंस जिसकी क्षमता देखिए इतना डायोप्टर तथा इतना डायोप्टर है के एक दूसरे लेंस के संपर्क में रखा है, तो इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी देखिए 2 लेंस है, तो देखिए P1 का मान दे दिया, देखिए कितना दे दिया भाई?
3.5 डायोप्टर और P2 का मान कितना दे दिया, देखिए -2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो देखिए इस लेंस की क्षमता और फोकस दूरी क्या होगी। देखिए क्षमता देखिए P बराबर देखिए क्या आ जाएगा, P1 + P2 आ जाएगा। तो देखिए 3.5 - 2.5 ये क्या आ जाएगा भैया, 1 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर। क्षमता क्या आ गया, देखिए 1 डायोप्टर आ गया। अब देखिए फोकस देखिए P बराबर हम पढ़े थे 100/F, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो देखिए F सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, देखिए 100/P मतलब कि 100/1 मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 1 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए संयुक्त क्षमता निकालने के लिए जोड़ देते हैं, फिर जब क्षमता आ जाएगा तो फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे। आगे देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और लेंस का प्रकार बताइए। ये भी भाई आपको करना है, HW 2 हो गया, 2 HW हो गया। ठीक है, चलिए और देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता निकालिए। देखिए F का मान देखिए 50 सेंटीमीटर है, क्षमता निकालना देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, 100/F सेंटीमीटर में। तो यह आ जाएगा देखिए 100/50 मतलब आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ये देखिए भाई आपके चैप्टर नंबर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि क्लियर हुए। और HW का आंसर, ये जो आपको HW दिया गया है, एक ये HW और एक देखिए ये HW, दोनों को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है, और देखिए आप भाई मेहनत करते रहिए, तैयारी पे लगे रहिए रेगुलर। आपको हर सब्जेक्ट का क्या होगा भाई, पूरा आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व कराया जाएगा परीक्षा तक। अगर आप ये 1 महीना हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपका 90+, 95+ लाने से कोई रोक नहीं सकता है, तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले सब्जेक्ट में। तब तक के लिए सभी को भैया बाय बाय। ठीक है, और तैयारी करते रहिए आप लोग।